चलो, तो हमारा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। हम लोग बात कर रहे हैं आज यहाँ पे पावर सिस्टम टू। पावर सिस्टम टू। देखो, जहाँ पे भी वर्ड टू आ जाता है वहाँ पे हम लोग को ये जानना होता है कि वन में क्या था। तो हम लोग पावर सिस्टम वन में क्या पढ़े थे? हम लोग पावर सिस्टम वन में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट पढ़े थे। तो सिंपल सा हम तुम लोग को एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं कि पावर सिस्टम है क्या। हम ना उसमें बात करेंगे पावर सिस्टम वन का, ना उसमें बात करेंगे पावर सिस्टम टू का। पहले हम पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं जनरेट किसी भी चीज को। जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। ये जनरेट होता है। इसके बाद इसको हम लोग भेजते हैं कहाँ? इसको हम लोग भेजते हैं कंज्यूमर के पास, मतलब हम लोग कंज्यूमर। कैसे भेजते हैं, क्या करते हैं, वही बताता है हमारा पावर सिस्टम। जनरेशन कौन करता है? जनरेट मतलब यहाँ पे जनरेशन। ये जो जनरेशन है इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पावर स्टेशन जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंज्यूमर ये जनरेट करके दे रहा है, तो ये क्या करेगा? उसको ये भी जनरेट करेगा क्या? ये तो उसको कंज्यूम करेगा, मतलब ये यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पे सर एक होता बार है रिपीट करिए ना प्लीज। यूटिलाइजेशन। देखो, एक साइड में होता है जनरेशन। कोई भी चीज अगर जनरेट हो गया उसके बाद वो किसी दूसरे साइड में दे रहा है, तो ये भी जनरेट करेगा, तो फिर इसको भी देना होगा किसी को। बट ऐसा तो होगा नहीं। ये क्या करता है, ये जो जनरेट किया है जनरेशन हमारा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए और अब कंज्यूमर के पास ये होगा यूटिलाइज, मतलब यूटिलाइजेशन। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे तीन सब्जेक्ट अलग अलग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। सबसे पहला जनरेशन होता है, वो हो गया पावर सिस्टम वन। जनरेशन के अंदर में क्या होगा, तो अल्टरनेटर लगा होगा या फिर मतलब जनरेटर लगा होगा, सिंपल सा बात है। वो हो गया हम लोग का मशीन। ठीक है। फिर यहाँ पे कंज्यूमर साइड में क्या हो रहा है, तो यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया यू डबल ई, जो कि तुम लोग पढ़ोगे सिक्स सेमेस्टर में। क्या होता है, पहले जनरेशन होता है। सबसे पहला एक चीज ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे कोई भी सब स्टेशन है, सपोज करो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं पतरातू। ठीक है, पतरातू। पतरातू थर्मल जो भी है। अब ये जैसे मेरा घर सिमडेगा में है, पतरातू से सिमडेगा का दूरी बहुत ज्यादा है। मतलब मोर देन 100 किलोमीटर, मोर देन 200 भी मान सकते हैं, मतलब काफी डिस्टेंस है। मतलब इसके और इसके बीच में यहाँ पे काफी डिस्टेंस है। बट मेरे घर के आसपास में तो कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एज ए पावर प्लांट। बट फिर भी हम यहाँ पे उस पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हम आराम से बल्ब जला पा रहे हैं, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर जो लाने का काम करता है, जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो होता है पावर सिस्टम टू। ठीक है। अब चलो, अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाते हैं, अब हम लोग नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक कुआं है, थोड़ा सा गांव का तुम लोग फील लेना, जो कि विलेज एरिया में रहते हो वो इस चीज को रिलेट कर पाओ, क्योंकि हम भी विलेज से ही हैं। तो हमको इस बात से मतलब हम रिलेट करते हैं बहुत ये सबको। और यहाँ पे हमारा घर है। ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, या अभी भी हो रहा होगा ये चीज, कि लोग बहुत दूर से जाते थे कुआं में पानी भर करके अपने घर में लाते थे पीने वगैरह के लिए, जो भी मतलब अपना यूज करने के लिए। यहाँ से सपोज करो कोई जो है बाल्टी ने यहाँ पे मतलब लिया और इसमें पानी डाला, और पानी डाल करके यहाँ से यहाँ तक लेकर के गया। यहाँ पे तो उसका बाल्टी पूरा फील्ड रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। बट जब वो उसी बाल्टी को यहाँ पे रखेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पानी कम हो सकता है। पानी कम हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकता है। हो सकता है। बट यस सर। अगर यहाँ पे सपोज करो फिर से कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है,
जो कि लोटा में पानी लिए हुए है, ठीक है, मतलब कोई भी सोर्स होगा उसके पास, पाइप होगा चाहे जो भी होगा, वो उसमें बाल्टी में पानी डालता चला गया। यहाँ पे भी कोई खड़ा होगा, वो उसमें पानी डालता चला जाएगा, तो वो क्या होगा, जरूरत से, उसका जो लेवल है फुलफिल रहेगा। नहीं जरूरत से ज्यादा मिलेगा, जितना ये चाहिए से उससे ज्यादा ज्यादा मिलेगा। मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोनों चीज होता है। एक होता है सर क्या, जितना बाल्टी कैपेसिटी है सर उतना ही ना रहेगा। नहीं नहीं, जैसे फेरेंटी इफेक्ट जो तुम लोग पढ़ोगे, फेरेंटी इफेक्ट, वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है कि अगर तुम्हारा ये लोड जो हम लोग का घर साइड है, अगर वो नो लोड कंडीशन में है या फिर बहुत लाइटली लोड कंडीशन में है, तो इस साइड में जो भेजने वाला वोल्टेज है, जिसको हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज बोलते हैं, मतलब हम लोग तो भेजते हैं उसको सेंडिंग एंड बोलते हैं ना, जिस जी साइड से सर। जा रहा है उसको सेंडिंग बोलते हैं। तो इस साइड से जो जा रहा है और इस साइड जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो फेरेंटी इफेक्ट ये बोलता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है ज्यादा होता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से। इसी के लिए ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। मतलब हम तुम लोग को एक समझा रहे हैं, कैपेसिटी से ज्यादा कम वो अलग चीज है, वो हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई एक, हम लोग यहाँ पे नॉन टेक्निकल बात कर रहे थे ना, अगर कोई जी यहाँ पे सर। आदमी है, अगर ये उसमें पानी डालता जाएगा तो उसको जरूरत से ज्यादा मिलेगा। बट जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर का जब बात करते हैं तो पावर में लॉसेस होता है। मतलब इधर से जितना पावर है वो यहाँ पे लॉसेस होता चला जाता है और हम लोग को लास्ट में कम मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसके लिए सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम कि ये लॉसेस को कम कैसे करें। हमारा जो घर है और जो कुआं है उसका डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर डिस्टेंस होता भी होगा तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। तो 1-2 किलोमीटर में लॉसेस होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो मोर देन 100, मोर देन 200 किलोमीटर से हम लोग के पास आ रहा है। तो सोच लो क्या उसमें लॉसेस होगा या नहीं होगा, यस सर, बहुत ज्यादा लॉसेस लॉसेस होगा। होगा उसमें। और लॉसेस इतना, लॉसेस ऐसा होगा कि हम लोग को सोचना पड़ेगा एज ए इंजीनियर कि उस लॉसेस को कम कैसे करें। इसी के लिए यस जो सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो सोचा कि अब क्या करें। तो वो देखा कि क्या करने से लॉसेस कम किया जा सकता है। तो सिंपल सा उसका तरीका है, वोल्टेज बढ़ा दो। सारा प्रोसेस अप्लाई करके देखे, क्योंकि करंट से मतलब होता है लॉसेस का। अगर करंट ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि I2R लॉसेस होता है। बट हम लोग क्या किए, तो वोल्टेज को इतना बढ़ा दिए कि करंट बहुत कम, मतलब जिसका लॉसेस तो होगा, लॉसेस को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं लॉसेस होगा, बट हम लोग इतना पॉसिबल में आ गए कि अब हम लोग जो है लॉसेस को एकदम मिनिमम कर लिए। तो इंडिया में जो हम लोग का वोल्टेज है जनरेट जो होता है, वो होता है हमारा 11 kV। और जब भी 11 kV बात होगा तो तुम लोग को ये ध्यान में रखना है, ये लाइन वोल्टेज है। कहीं पे भी तुम लोग से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंडिया में जनरेशन कितना वोल्टेज का होता है, तो तुम लोग को बोलना है 11 kV, वो भी लाइन वोल्टेज। तो इसको डिवाइडेड बाई √3 कर लेना, तो जो आएगा वही होगा हमारा फेज। फेज वोल्ट ठीक है, सिक्स इस पॉइंट चीज, सिक्स हाँ 6.6 आता है सर लाइन मतलब। वोल्टेज फेज वोल्टेज में क्या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डिफरेंस है में क्या सर? डिफरेंस क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहे हो तुम। तो देखो उसके लिए तुम 3 फेज सर्किट्स जो है यस उसका सर। थोड़ा सा यस सर। बेसिक्स तुम लोग को जानना होगा। 3 फेज सर्किट्स का बेसिक्स यही बोलता है कि हमारे पास दो कनेक्शन होता है। एक होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन और एक होता है हमारे एक पास डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन। हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, डेरिवेशन वगैरह नहीं जाएंगे। जब हमारा स्टार कनेक्शन होता है तब हमारा VL इज इक्वल्स टू √3 V फेज होता है, IL इज इक्वल्स टू I फेज होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, VL इज इक्वल्स टू V फेज होता है, IL इज इक्वल्स टू √3 I फेज होता है। अब ये होता कहाँ कहाँ पे है वो बना दे रहे हैं तुम लोग के लिए, अच्छे से बनाते हैं इसको। तो देखो, लाइन, लाइन कहने का मतलब कोई भी दो लाइन के बीच में, उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और एक फेज, ये फेज है वन ना, फेज और वन न्यूट्रल के बीच में अगर करें तो उसको फेज बोलेंगे ना सर? ये न्यूट्रल है और ये फेज, मतलब ये RYB, बिल्कुल सही बोल रहे हो, RYB।
ये यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग वोल्टेज निकालेंगे ये फेज वोल्टेज होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यही हमारा VL होगा और यही हमारा V फेज होगा। ठीक है। अब हम लोग करंट के लिए बात करते हैं, तो करंट के लिए कोई दूसरा कलर बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्टार से मतलब दूर चले जाओ इधर से, तो लाइन मतलब ये लाइन करंट हो गया, और ये जो वाइंडिंग में जो फ्लो होगा इसको हम लोग बोलते हैं फेज करंट। तो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे, इधर से जो करंट आ रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, इसी के लिए IL इज इक्वल टू आई फेज लिखते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इधर से तो IL आ रहा है, बट इसमें जो है आई फेज फ्लो होगा, फिर इसमें भी आई फेज फ्लो होगा। मतलब कुछ भी एक सर्कुलेटिंग करंट होता है, वो डिपेंड करता है, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तब देखते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ पे KCL लगेगा, तो KCL लगेगा तो हम लोग को तो ये पता चल गया ना, IL इज नॉट इक्वल टू आई फेज। इसी के लिए जहां पे भी तुम लोग को पता चल गया कि नॉट इक्वल्स टू टर्म आ गया, सिंपली तुम लोग याद रखना कि लाइन इज इक्वल्स टू हमेशा √3 टाइम्स ऑफ फेज होता है। अगर करंट नॉट इक्वल्स टू आ गया, मतलब IL इज इक्वल्स टू √3 आई फेज होगा। यहाँ पे क्या है, करंट इक्वल आ गया मतलब वोल्टेज ही नॉट इक्वल होगा। मतलब अगर एक यस करंट सर। इक्वल आ गया तो वोल्टेज नॉट इक्वल होगा, दोनों तो इक्वल हो नहीं यस सकता सर। है। तो सिंपली तुम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाना, लाइन इज इक्वल टू √3 वी फेज, तो यहाँ पे √3 VL इज फेज। इक्वल टू √3 वी फेज कर लेना। सर इसमें भी न्यूट्रल कहीं से भी निकाल सकते नहीं, किस में? हैं ये डेल्टा में। नहीं, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। डेल्टा में अगर तुमको न्यूट्रल चाहिए तो फिर पहले तुमको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर वहां से न्यूट्रल होता है। इसी के लिए जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लोग को होता है स्टार में, सो दैट कि हम लोग को एक न्यूट्रल मिल जाए उधर से। देखो एडवांटेज क्या है, दोनों का अपना एडवांटेज है। हम लोग का जनरेशन हमेशा स्टार में होता है, इस बात का ध्यान रखना। जनरेशन हमेशा स्टार में होता है, इसी के लिए हम लोग 11 kV जो जनरेट हो रहा है वो हम लोग को लाइन वोल्टेज मिलता है और फेज वोल्टेज अलग अलग मिलता है। अगर डेल्टा में हो रहा होता जनरेशन तो क्या होता, सेम मिलता ना। अगर 11 kV बोल रहे हैं मतलब 11 kV लाइन भी होता है, 11 kV फेज भी होता है। बट यस हम लोग सर। अलग अलग बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, कहीं पे भी तुम लोग जाओगे जनरेशन किसमें हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है, 11 kV। अच्छा, 11 केवी। तो बताओ स्टार जनरेशन होता है या फिर डेल्टा होता है, तो तुम लोग को बोलना है स्टार जनरेशन होता है। बात है कि जब सर स्टार में जनरेशन होता है, हम लोग यूज करते हैं स्टार में, तो फिर ये बीच में डेल्टा लाने का क्या जरूरत है। तो तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कितना वायर निकला है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर। यहाँ पे कितना वायर निकला है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर जी। 3 वायर। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जनरेशन यहाँ पे देखो, जनरेट हम लोग कर देते हैं स्टार में। और हम लोग को पता है कि हम लोग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में तुम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर में टाइप पढ़े होगे, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर। ये सब ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्टार टू डेल्टा यूज करके हम लोग, अब यहाँ पे डेल्टा हम लोग को मिल रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग डेल्टा टू डेल्टा करेंगे या फिर डेल्टा टू स्टार करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डेल्टा टू स्टार यूज करते हैं, फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम तुम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा क्या है। ये हम लोग का है जनरेशन। जनरेशन के पास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, जो कि हम लोग को स्टेप अप करता है, यस सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो जनरेशन के पास होता है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो तुम लोग को बोलना है स्टार डेल्टा। स्टार टू डेल्टा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बीच में और फर्दर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वहां पे हम लोग डेल्टा टू डेल्टा भी कर सकते हैं, अदरवाइज डेल्टा टू स्टार भी कर सकते हैं। बट हम लोग डेल्टा टू स्टार कभी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर वायर मतलब सॉरी कंडक्टर वायर बचाना है ना हम लोग को, इसी के लिए हम लोग डेल्टा टू डेल्टा यूज करते हैं। अगर कहीं पे भी तुम लोग कोई भी पावर ग्रिड चले जाओगे, पावर ग्रिड हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पावर सिस्टम 2 जो है वो पूरा पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड का सब स्टेशन में जाओगे, वहां पे तुम लोग ट्रांसफार्मर देखोगे, वो डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है। फिर ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है ट्रांसमिशन। सर डेल्टा टू अब तुम डेल्टा लोग के में दिमाग में कंडक्टर कैसे सेव हो रहा है? देखो स्टार में 4 वायर लग रहा है ना, न्यूट्रल भी तो हम लोग को भेजना होगा ना। बट डेल्टा में करने से 3 वायर जा रहा है, मतलब एक पूरा कंडक्टर ही हम लोग का सेव हो रहा है।
इसी के लिए तुम लोग देखोगे जो जैसे कहीं पे भी तुम लोग बस से जाते होगे, खेत वगैरह में देखते होगे बहुत बड़ा बड़ा टावर रहता है, उसमें तुम लोग नोटिस किए होगे कि 3 ही वायर रहता है यस सर। इस तरह से बना हुआ। कहीं पे तुम लोग नोटिस नहीं किए होगे कि 4 वायर रहता है इस तरह नो से, सर, सिर्फ 3 ही वायर रहता है। क्योंकि वो एक पे डेल्टा 3 कनेक्शन रहता है है। ना। अगर वो स्टार होता तब तो वो 4 जाता ना, वो डेल्टा है। यस सर। ठीक है, अगर इस सर बात का बिना तुम लोग, न्यूट्रल को अगर भेजा जाए तो क्या सर होता है? न्यूट्रल भी जाते हुए देखे हैं हम। न्यूट्रल नहीं न्यूट्रल जाता, भी वो जाएगा ग्राउंडिंग रहता है, देखो। अर्थिंग रहता है। हाँ ये टॉप में बोल रहे हो ना, ये तो अर्थिंग रहेगा ना, मतलब उससे हम लोग सर्ज वगैरह से बचने के लिए ये रहता है। खैर जी ठीक है, जब सर। हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे हम लोग, उतना तुम लोग को वरी नहीं करना है, तुम लोग सर पावर न्यूट्रल सिस्टम। को तो वहीं पे ग्राउंड भी कर सकते हैं और जो 3 वायर है उसको ट्रांसमिशन हाँ के लिए भेज सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा क्यों बिल्कुल, करते हैं वो भी कि कर स्टार सकते। में ही करते हैं? किसमें? जैसे ट्रांसमिशन हम लोग को करना है तो स्टार में भी तो कर सकते हैं, जैसे जो न्यूट्रल हम लोग को है वो उसको ग्राउंड कर देंगे वहीं पे। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं स्टार में भी, और हम लोग जहाँ पे दूसरे जगह में स्टार है वहां से हम लोग वहां से ग्राउंड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड एक क्या करता है, न्यूट्रल क्या करता है, ग्राउंड न्यूट्रल अर्थिंग 3 चीज है, कंफ्यूजन चीज है। तीनों का काम है क्या, कि सर्किट को क्लोज पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो लेकिन हम लोग के पास जब डेल्टा चीज प्रेजेंट है, और हम लोग ट्रांसफार्मर में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार या डेल्टा टू डेल्टा, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। इसका टेक्निकल कुछ रीजन होगा तो वो उतना डिटेल में तो खैर हम भी मतलब देखे नहीं है कि डेल्टा में ही क्यों करते हैं, लेकिन इतना पता है डेल्टा में करते हैं। ठीक है, तो हम तुमको इसको देख करके जरूर क्लियर कर देंगे, ये मेरा भी नॉलेज थोड़ा सा इनहेंस करेगा। हाँ तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, वोल्टेज बढ़ाने से हम लोग का जो ये लॉसेस है ये कम हो रहा था, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, फिर बीच में हम लोग 3 फेज में डाइवर्ट हो गए थे। ठीक है, यस सर। अब बात है कि लॉसेस हम लोग को कम हो रहा है वोल्टेज बढ़ाने से, तो सर इतना बढ़ा देते हैं ना कि वोल्टेज मतलब लॉसेस खत्म ही हो जाए। लेकिन वोल्टेज जब बढ़ाएंगे हम लोग, तो हम लोग को दिक्कत होगा किसका, हम लोग को दिक्कत होगा इंसुलेशन का। फिर डर क्या आएगा, इंसुलेशन फेलियर। अगर हम लोग जैसे देखो सिंपल सा बात है, वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ा देंगे, सर अगर हम वोल्टेज बढ़ा तो उसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होगा ना सर? बिल्कुल वही तो बता रहे हैं ना, एडवांटेज ये हुआ कि लॉसेस कम हो गया, डिसएडवांटेज ये हुआ कि इंसुलेशन फेलियर का चांसेस बढ़ गया। इसी के लिए इंडिया में हम लोग का जो वोल्टेज है वो अभी लिमिट है 765 केवी तक, इससे ऊपर अभी नहीं गया है। जबकि HVDC में तुम लोग जाओगे तो 800 में चला गया है वो। तो अभी इस पे काम चल रहा है, ये और बढ़ेगा फर्दर, बट हमारा इंसुलेशन के चक्कर में जो है 765 से, क्योंकि देखो 765 जा रहा है, वो कहीं पे कोई तो उसको रिसीव करेगा ना, तो रिसीव करके वो सबसे पहले जाएगा ट्रांसफार्मर में यस ही। सर। ट्रांसफार्मर में उतना कैपेसिटी अगर रहेगा ही नहीं कि मतलब 765 को हम झेल पाए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये स्टेप डाउन तो ट्रांसफार्मर ही करेगा। अगर इसको स्टेप डाउन करना है तो उसको 765 इनपुट देंगे, तब तो वो उसको 400 में, या फिर डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसफार्मर है उसमें करेगा। तो सिंपल सा बात है, 765 से ऊपर चले जाएंगे तो सर ये ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन 765 जो फेलियर हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया का। क्या है 765? सर हाँ 765 जो लिमिट है ऑल ओवर इंडिया क्या है कि? हाँ, ये इंडिया में मैक्सिमम है अभी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जो है हम लोग ये समझ लिए कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, और वोल्टेज इतना ज्यादा नहीं बढ़ा देंगे कि हमारा इंसुलेशन फेलियर हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट हुए 765 केवी में। ठीक है, हेलो सर, अब मेरा बात एक कर डाउट लेते है। हैं। हाँ पूछ लो। हाँ सर, हम लोग पढ़े हैं कि ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर ट्रांसमिशन में अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उसमें करंट भी तो बढ़ जाना चाहिए। नहीं देखो, V प्रोपोर्शनल टू I कब पढ़ते हैं, वो ओम्स लॉ स्पेशल, मतलब उसका डेफिनेशन में ही तुम देखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर सारा चीज कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है। पढ़ते हैं ना हम लोग डेफिनेशन, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें वहां पे लिखा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत जरूरी हो जाता है ओम्स लॉ का डेफिनेशन में। यस सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो पावर भी तो कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। किसमें? पावर कौन से सा? भी तो कांस्टेंट रहेगा ना सर, अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट बढ़ाएंगे तो हाँ वोल्टेज। मतलब देखो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वही यहाँ पे मिलेगा, तो पावर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, वही हम लोग को चाहिए था ना, करंट कम करेंगे तब तो I2R लॉसेस कम होगा, तब तो हमारा जो वायर है उससे इजीली मतलब कम लॉसेस में, लॉसेस तो होगा बट कम लॉसेस में हम लोग के पास आगे मिल जाएगा रिसीविंग एंड।
देखो अभी आज जो क्लास है, आज सिर्फ तुम लोग स्टोरी के टाइप से सुन लो कि पावर सिस्टम में क्या है। बाकी हम लोग कल ही जैसे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, पर यूनिट कल कर लेंगे कवर। वाई हाई वोल्टेज वो कवर कर लेंगे कल। उसके बाद फिर और कोई, देखो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम तुम लोग को वो सारा बता देंगे इसमें, उसके बाद फिर सर ट्रांसमिशन लाइन में एक तो डाउट था सर कि वोल्टेज ट्रांसमिट होता है, जैसे स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन पे है 11 केवी और जो रिसीविंग एंड पे है वहां भी 11 केवी आता है। जैसे फ्लो तो करंट होता है, तो जो वोल्टेज होता है वो कैसे हम लोग को वहां पे मिलता है? अरे तो मतलब एक मिनट यार, मेरा ये नेट खत्म हो गया है। देखो आवाज मेरा जा रहा है या रुक गया? आ रहा है जा सर। रहा हाँ है। सर, हो जाता। हाँ नाउ ठीक है। हाँ तुम क्या कह रहे हो कि सर 11 के भी है तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। अरे वो वोल्टेज पहुंच कैसे गया तुम्हारे पास तक? वही जैसे सर, सपोज जैसे वोल्टेज। सपोज करो, सुनो एक मिनट, सपोज करो तुमको घर में खाना बनाना है इंडक्शन में, ठीक है। तुम घर में बना रहे हैं, फिर तुमको मन किया कि नहीं हम बाहर में बनाएंगे कहीं पे। तुम क्या किए, एक एक्सटेंशन लिए और उसमें वायर जोड़े और तुम वहां तक ले गए। वो तुम क्या करंट को पहुंचाए या वोल्टेज को पहुंचाए? वोल्टेज को सर। वोल्टेज को पहुंचाया ना, तो ट्रांसमिट क्या हुआ, वोल्टेज हुआ या करंट हुआ? वोल्टेज ट्रांसमिट हुआ। बिल्कुल, तो मतलब वही हो गया। जहाँ पे क्लोज सर्किट बनता है वहां पे करंट का बात करते हैं। क्लोज नहीं भी हुआ तो वायर अगर पहुंच गया मतलब वोल्टेज पहुंच गया, तो ट्रांसमिट हम लोग वोल्टेज को करते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, हम लोग लोड कनेक्ट किए तो फिर करंट आ गया, ठीक है, इस तरह से। और किसी का कोई क्वेरी है? तो चलो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पावर सिस्टम का असली डायग्राम है उसको बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे सिलेबस की ओर। देखो ये है हमारा जनरेटिंग स्टेशन, इस तरह से दिखाई देता है। फिर फिर इसमें हम लोग जो है एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर को इस तरह से बनाते हैं। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि तुम लोग को कवर किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और मिलता है। फिर हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो है एक ट्रांसफार्मर और मिलता है, फिर हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो होता है ये भी होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या फिर स्टेप डाउन भी बोल सकते हैं, स्टेप अप भी बोल सकते हैं, नॉर्मली स्टेप अप भी होता है। ये जो होता है ये स्टेप डाउन होता है, और ये जो होता है ये स्टेप डाउन। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, तुम लोग घर से बाहर में कहीं पे भी निकलोगे और जो ट्रांसफार्मर दिखेगा हम उसका बात कर रहे हैं। ये जो होता है ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये जो बाकी सब है जितना भी सब है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये सब पार्ट तुम लोग का मशीन का है। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। हम सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है इसको हमेशा फुल लोड में ऑपरेट करते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड में ऑपरेट होता है, यहाँ पे लोड चेंज वगैरह नहीं होता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा जो है वो किसी भी लोड में ऑपरेट कर सकता है। मतलब इसका मेन जो है वोल्टेज ड्रॉप मतलब इसमें जो है जितना दूर चले जाओगे उतना मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बस पावर ट्रांसफार्मर फिक्स है कि ये फुल लोड में ही ऑपरेट होगा, मतलब इसको जितना रेटिंग है उतना देना ही पड़ेगा आगे। ये डिफरेंस होता है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो प्राइमरी सर स्टेप अप में ट्रांसमिशन। क्यों जनरेशन होता नहीं जनरेशन तो हम लोग का अलग है ना, ये जनरेशन हो गया। हम लोग स्टेप अप करके क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ना, ताकि हमारा लॉसेस कम हो सके। है? यस। इसी के लिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेशन से जस्ट बाहर में, वो लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर इसको बोला जाता है क्या, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन,
इसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डायग्राम याद रहेगा। अभी हम तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ अभी तुम लोग को लिखना ही नहीं है, बस सुनना है। जब हम लोग का ये बनेगा सिंगल लाइन डायग्राम, तुम लोग को जब बताया जाएगा तो विथ रेटिंग कितना वोल्टेज क्या कैसे होता है वो सारा चीज लिखते जाएंगे। बट हम तुम लोग को ये समझा रहे हैं कि कितना ट्रांसफार्मर बनाना है वो सर तुम लोग ध्यान में रखो। हाँ बोलो। तो बोल रहे हैं जनरेशन सर 11 केवी में होता है, उसके बाद 765 केवी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, स्टेप अप करके वोल्टेज स्टेप अप किया जाता है ना। हम्म। तो यही जनरेशन 11 केवी में ही जनरेशन होता है, उसको स्टेप अप करके 765 वोल्टेज बनाया जाता है ना केवी में। हाँ बिल्कुल, केवी मतलब वोल्टेज, किलो वोल्ट। ओके सर, ठीक है, हाँ ओके ओके सर। ओके चलो। देखो हम लोग डिपेंड करता है, देखो यहाँ तुम लोग का सवाल हमको लगा था तुम्हारा डाउट क्या होगा कि 11 केवी में ही जनरेट करते हैं सर, हम लोग जनरेट ही 765 केवी में कर लेते, हमको लगा था ये होगा। तो वही हम बताएं कि इंसुलेशन, ये हमारा जनरेट कौन कर रहा है, ये हमारा जनरेट कर रहा है अल्टरनेटर। जब तुम लोग मशीन में पढ़ोगे अल्टरनेटर के बारे में, तब तुम लोग देखोगे यस कि नहीं हम लोग जो है इतना मतलब दिक्कत में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि मतलब इंसुलेशन किस लेवल का फेलियर हो सकता है। ठीक है, और एक बार हमारा तो अल्टरनेटर अगर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो तुम लोग देखोगे अल्टरनेटर में। सर, तो सर 33 भी कर सकते थे, 33 में तो बिल्कुल इंसुलेशन क्लियर वही, नहीं होगा। अरे वही बोल रहे हैं, हम लोग अपना मैक्सिमम पे कर रहे हैं 11, उससे ज्यादा जाएंगे तो हम लोग को अल्टरनेटर के लिए दिक्कत है। बट हमारे पास तो है ना स्टेप अप, मतलब ट्रांसफार्मर तो है ना, उससे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम लोग कभी उतना दिमाग ही नहीं लगाया कि 11 को बढ़ा दे 33 या 11 को कर दे 132, कभी हम लोग उधर सोचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूज कब करेंगे हम लोग, हमारे पास तो बंदूक है जैसा अगर हम हमारे। लोग को अगर ऐसा करना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा सर उस टाइम? वो देखो सारा जैसे चीज 11 के भी वोल्टेज हम तो, लोग जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर हम लोग को जनरेट करना तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? स्टेप अप अरे ट्रांसफार्मर तो है ही, लेकिन हमको अगर ज्यादा जनरेट करना देखो तो हमको सिंपल सा प्रोसेस बात है, क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है हमारा वो होना चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुमको यस सर। मैकेनिकल इनपुट ज्यादा देना होगा, फिर हमारा जो कंडक्टर है वो सबको हम लोग को बढ़ाना होगा। बट हम लोग उतना क्यों करेंगे? नहीं सर, सिंपल लेकिन सा एक बात। नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना कि अगर कोई कोई पूछ दे अगर हमको ज्यादा जनरेट करना तो हम लोग करेंगे क्या आखिर? देखो जब ईएमएफ इक्वेशन तुम पढ़ोगे, ईएमएफ इक्वेशन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी और स्पीड पे भी। तो वो ईएमएफ हम लोग बढ़ाने का बात कर रहे हैं ना, ये 11 के भी क्या है, ईएमएफ है। जब यस इक्वेशन सर। देखोगे तब तुम लोग देखोगे कि वहां पे ईएमएफ बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है, उसको बढ़ाने के लिए वो सब चीज को, फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स को बढ़ा दो, तो वो सब हम लोग बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ सर सकता है। अगर बट हम लोग ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो स्पीड भी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा स्पीड रहेगा, वो डिपेंड करता है कि मतलब तो भारी हो जाएगा कंडक्टर के वजह से, तो घूमने में भी नहीं नहीं, दिक्कत ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, वो डायरेक्टली रिलेट होगा। ठीक है, अच्छा चलो, तुम लोग जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं और तुम लोग ऐसा मतलब थॉट मत लाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ तुम लोग के सामने होगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लें या फिर हम लोग यही सब करते रहेंगे? चलो, तो सबसे पहले अब हम चैप्टर वाइज लिखते जाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में क्या बताया गया है? तो हम लोग को ये बताया गया है चैप्टर 1 में कि ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट तुम लोग वर्ड इससे पहले भी सुने होंगे नेटवर्क थ्योरी में। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे कोई तुम लोग बैठे हुए हो, कोई तुम्हारा बगल का फ्रेंड है, वो तुमको मतलब चींटी काट लिया, तो तुम अचानक जो है एक झटका से मतलब होते हो, वही है तुम्हारा ट्रांजिएंट पीरियड। मतलब सडन डिस्टरबेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। अच्छा गौतम, तुम अपना माइक म्यूट कर लेना, एक्चुअली नॉइस आएगा, अदरवाइज तुम मैसेज कर सकते हो, जो भी तुम्हारा क्वेरी है तुम मैसेज कर देना, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। से जो टॉपिक है ट्रांसलेट ना, तो ये सेम फोर में तो बढ़िया से पढ़े नहीं, तो सर बेसिक्स थोड़ा बता देना इसका ट्रांसलेट के बारे में। देखो बेसिक्स ही तो बता रहे हैं ना कि डिस्टरबेंस मतलब हुआ मतलब ट्रांजिएंट आएगा। मतलब सर जिसका मशीन में आगे यूज होगा उसके बारे बिल्कुल, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बिना ट्रांजिएंट बताए हम ट्रांजिएंट कैसे पढ़ा देंगे बताओ? हम सिर्फ ये बता रहे हैं अभी, चैप्टर 1 में है ट्रांजिएंट, और ट्रांजिएंट कब आएगा कैसे आएगा वो अभी समझ लो, ये बेसिक्स ही है। मतलब तुम लोग डर क्यों रहे हो? मतलब जैसे देखो सिंपल सा बात है, ट्रांजिएंट वर्ड आ गया,
या कोरोना आ गया या स्किन अफेक्ट आ गया, वो सबसे डरना नहीं, वो सब कहाँ पे आता है वही तो हम आज के क्लास सर में बताने वाले हैं ना। सर मेन डरने का कारण ये है ना, क्योंकि हम लोग थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर उतना बढ़िया से पढ़े नहीं है, इस कारण थोड़ा। बिल्कुल, देखो तुम लोग बिल्कुल भी मत उसके लिए वरी करो। अगर तुम लोग यहाँ पे मतलब अगर क्या बोलते हैं जो हमारा क्लास होगा तुम लोग उसमें देख पाओगे, तुम लोग ट्रांजिएंट भी समझ गए। जैसे देखो अगर हम बोल देंगे कि यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क का यूज होगा, तो तुम लोग के तुरंत दिमाग में आएगा कि सर 2 पोर्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं। बहुत स्टूडेंट हो सकता है कि पढ़े होंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम तुम लोग को यहाँ पे बताएंगे कि 2 पोर्ट का वो पार्ट जो नेटवर्क में पढ़ते हैं वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो ये है। जैसे ABCD पैरामीटर, वो पहले हम यहाँ पे ABCD पैरामीटर पढ़ाएंगे, फिर हम लोग का चलेगा पावर सिस्टम। तो तुम लोग वो सब लेके सोचो मत ज्यादा, ठीक है। कुछ भी हुआ है, जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचना है, खास करके पावर सिस्टम और मशीन के लिए, ठीक है। तो देखो चैप्टर 1 ट्रांजिएंट है, फिर हम लोग इसमें लिखा है क्या, एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम डायनामिक्स। फिर हम लोग का क्या है, तो कंप्यूटर मेथड। फिर हम लोग का यहाँ पे है लोड फ्लो। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि हम लोग पहले पावर को, हम लोग कहाँ से पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, हमारा जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट हो गया, वहां तक पावर सिस्टम 1 था, और उसके बाद आएगा ना पावर सिस्टम 2। यस सर। यस सर। अब वहां पे जनरेट कर लिया, उसके बाद तो हम लोग ये देखेंगे ना कि उसको हम लोग भेज कैसे रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बाद ना देखेंगे कि हम लोग ये सब क्या मतलब कैसे भेजेंगे लोड फ्लो। पहले क्या जरूरत पड़ेगा, जैसे सपोज मेरा घर यहाँ पे सिमडेगा में है, सिमडेगा से हमको रांची जाना है, पहले हम रोड बनाएंगे या पहले हम बस बुक करेंगे? रोड। पहले पहले रोड रोड जरूरत बनाएंगे है। सर। इसी के लिए हम लोग हमेशा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं चैप्टर 2 को, क्योंकि जो रोड बनाने का काम करता है, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो चैप्टर 2 है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, कंडक्टर कौन कौन सा लेते हैं, इंसुलेटर कौन कौन सा यूज होगा, क्या क्या इफेक्ट आता है, ट्रांसमिशन लाइन जो बनता है, कहीं पे तुम देखे हो इस तरह से रेजिस्टेंस लटका हुआ है, इस तरह यस से सर। इंडक्टेंस लटका हुआ है, ऐसा देखे हो क्या? यस सर। अरे यस बोल रहे हो। नहीं रेजिस्टेंस सर, नहीं सर, इस तरह नहीं रेजिस्टेंस देख सकते हैं। रेजिस्टेंस देखो, तुम लोग नेटवर्क थ्योरी में एक टर्म पढ़े होगे, एक टर्म पढ़े होगे डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक टर्म पढ़े होगे लम्प्ड। लम्प्ड। तो हम लोग पूरा जो नेटवर्क थ्योरी जो होता है वो लम्प्ड नेटवर्क पे होता है, वो हम लोग को दिखता है कि सारा जो है रेजिस्टेंस इसी जगह में है। बट जो हमारा पावर सिस्टम होता है वो थ्रू आउट द वायर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ओम में भी ओम पर मीटर रहेगा उसका यूनिट, फिर उसको हम लोग कितना किलोमीटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग आर का वैल्यू फाइंड करते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात है कि हमारा पूरा पावर सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, जिसमें हम लोग को रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता है, इंडक्टेंस नहीं दिखाई देता है, कैपेसिटेंस नहीं दिखाई देता है, दिखाई तो कुछ नहीं देता है, सिर्फ कंडक्टर दिखाई देता है, ठीक है। यस तो सर। ये था चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते क्या है, तो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे, सपोज करो एक जगह ये है ए और ये बी है, तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे, तो एक वायर लाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हो गया ट्रांसमिट। अब ये वायर को हम लोग 2 तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक हम लोग ओवरहेड कर सकते हैं, एक हम लोग अंडरग्राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा है क्या ऑप्शन? नो सर। नहीं सर, तीसरा नहीं, ऑप्शन नहीं सर, अंडरग्राउंड इसी बहुत कॉस्टली पड़ता है, वायरलेस। इसलिए नहीं, ओवरहेड ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज वो करते वो हैं। अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो तो खैर तुम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वो सब आएगा। अभी तुम लोग सिर्फ ये बताओ, 2 ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसी के लिए यस हम लोग सर। ओवरहेड पढ़ते हैं और अंडरग्राउंड पढ़ते हैं, बस। अब दिक्कत क्या आ जाता है, चलो ठीक है, अब हम लोग ओवरहेड अंडरग्राउंड पे आ गए। अंडरग्राउंड कॉस्टली होता है, इसी के लिए हम लोग ओवरहेड को पहला प्रेफरेंस दे दिए, हम लोग ओवरहेड बना लिए यहाँ पे। देखो एक लड़का लिख रहा है वायरलेस, वायरलेस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब जो होता है ना, जैसे वोल्टेज, जैसे वोल्ट 1 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसे हम लोग वायरलेस कर सकते हैं। ये 765 को हम लोग वायरलेस नहीं कर सकते हैं। 765 को अगर हम लोग वायरलेस करेंगे तो फिर मतलब उस आसपास तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा कि हम लोग कुछ भी एक भी मेटल यूज नहीं कर सकते, हम लोग खुद वहां पे चले जाएंगे, तो उतना हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। देखो
यहाँ पे एक कंडक्टर रहता है और यहाँ पे एक कंडक्टर इस साइड में रहेगा। सपोज करो स्टार्टिंग में, ये हम लोग का बात का है, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे लगाए थे पूरा टाइट। क्या पूरा टाइट कर सकते हैं? तो पूरा टाइट तो कर भी नहीं सकते हैं, वो मैकेनिकली पॉसिबल ही नहीं करना, तो थोड़ा तो सैग रहेगा। बट टेम्परेचर तरह तरह का मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो वायर है ये नीचे चला जाता है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो सैग। और यहाँ पे जो है ये ग्राउंड का लेवल होता है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम आ गया ओवरहेड में कि ये सैग आ रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सैग के बारे में कि सैग क्या होता है। तो सैग में देखो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, ये खींच रहा है मतलब तनाव ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे टेंशन, हाई टेंशन लगता है, लो टेंशन लगता है। तो यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? इंसुलेटर। इसी के लिए हम लोग इंसुलेटर का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन सा इंसुलेटर लगाने से क्या होगा, कैसे काम करता है इंसुलेटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? उसके बाद हम लोग का यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो ओवरहेड के लिए नहीं है, ये अंडरग्राउंड के लिए है, यूजी केबल के लिए। क्या होता है ये? दो तीन वायर, जैसे ये केबल एक गया, इसी के अंदर में दो तीन कंडक्टर होता है ना, इस तरह से। ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, इसी तरह से जाता है ना एक वायर। या फिर अगर तीन अलग अलग वायर भी जी है सर। तो हम लोग आपस में बहुत क्लोज रखते हैं तीनों को, तो एक का इफेक्ट दूसरे में चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं क्या? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। फिर एक टर्म आता है क्या? तो स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है? तो ये जो कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर में ये क्या करता है? पूरा करंट फ्लो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बट ऐसा ना हो करके इसका अलग ही ड्रामा चलता है कि नहीं, करंट जो है वो बोलता है कि हम जो है सरफेस में ही जाएंगे, हमको बीच से कोई मतलब नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं स्किन इफेक्ट। ये एक नया टेंशन आ गया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्किन इफेक्ट को। इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करना है? प्रॉक्सिमिटी क्या बोले? क्या प्रॉक्सिमिटी में ये हो गया कि दो वायर जो है आपस में नजदीक, म्यूट कर लो सबसे पहले, दो वायर आपस में अगर हम लोग नजदीक में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सपोज करो इसका कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कहीं पे भी है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये तो हम बता चुके हैं तुम लोग को। तो और इसका भी कुछ आएगा, ये डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। उसी इफेक्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। बाकी डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए तुम लोग मतलब उतना ज्यादा एक्साइटमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करो। फिर आया स्किन इफेक्ट। क्या होता है? तो ये जब हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम लोग देखें कि सारा कंडक्टर के सरफेस में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, ये बीच में क्यों नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग जब स्टडी किया तो उसका नाम हम लोग दिए स्किन इफेक्ट। फिर एक नया टर्म आया, ये सब से बचने के लिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग तरह तरह का कंडक्टर यूज किए। पहले हम लोग ऑल अल्मोनियम, AAC। फिर हम लोग कॉपर यूज किए। कॉपर तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन 200 किलोमीटर में करना है, कॉपर इतना कॉस्टली हो जाएगा कि जितना हम लोग को पैसा मिलना है उससे ज्यादा तो हम लोग लगाएंगे। इसी के लिए कॉपर तो हम लोग सोचते ही नहीं है। अल्मोनियम, ये सिल्वर, अल्मोनियम, कॉपर, ये सब जो है ना, डिपेंड करता है कि किसको भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सिल्वर भेजेंगे तो सबसे अच्छा होगा, लॉसेस का कोई चांसेस ही नहीं रहता है उसमें, लेकिन हम लोग भेज नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है कि उसको हम लोग को बिल्ड अप करने में ही हम लोग इतना पैसा हो जाएगा, मतलब इतना पैसा चला जाएगा कि हम लोग उसको लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, तो हम लोग बंडल करते हैं। पहले हम लोग एक कंडक्टर भेजते हैं, उसमें स्किन इफेक्ट आ गया, इसको हटाने के लिए हम लोग तीन चार कंडक्टर को एक जगह ले जाते हैं। फिर हम लोग इसको भी और फर्दर करने के लिए दूर दूर ले जाते हैं इस तरह से। तुम लोग देखे होगे कि वायर जो है एक फेज में चार वायर, तीन वायर ऐसा जाता है, वही होता है बंडल्ड ऑफ कंडक्टर या बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है। फिर हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो कुछ देर के बाद, जैसे जो वायर जा रहा है, ये तीन वायर जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऐसा चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्यों ऐसा करते हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है कि हम लोग को बैलेंस सिस्टम बहुत लंबा हम लोग एक साथ में नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग तोड़ तोड़ देते हैं आधा आधा, सो दैट कि हमारा सिस्टम जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है। उसके बाद टर्म आता है क्या, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कोरोना बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अलग है, कोरोना अलग है, प्रॉक्सिमिटी अलग है। कोरोना क्या है, तो कोरोना सिंपल, ये जो वायर है इसके अक्रॉस में यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब करंट आ रहा है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा।
तो जहाँ पे भी इस तरह से यहाँ पे देखो, सपोज करो, देखो कोरोना वहीं पे आता है जहाँ पे चार्जेस का रोल आता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए और उस एयर को इस तरह से आयोनाइज कर लिए कि हम लोग को वहाँ पे जो है लाइट टाइप से दिखने लगा, मतलब एयर उसका इस तरह से आयोनाइज हो गया कि उसमें हम लोग को हल्का हल्का करंट जो है फ्लो हो रहा है वो दिखाई देने लगा, जिसको हम लोग रात में ऑब्जर्व कर पाते हैं, दिन में भी होता है कोरोना, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे तुम लोग सुने होगे ट्रांसमिशन लाइन के नीचे तुम लोग जब खड़ा होगे, हाई वायलेट ग्लो ट्रांसमिशन लाइन, हाँ मतलब वायलेट ब्लू, मतलब तुम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होगे तो तुम लोग को एक चरचराहट का आवाज सुनाई देता होगा, इजी नॉइस यस सर। सुनाई देता है। यस तो सर। ये जो यस होता सर। है वो क्या सुनाई देता है, वो एयर आयोनाइज हो रहा है वही हम लोग को सुनाई देता है। अगर तुम लोग वहां पे कोई एक लोहा का डंडा लेकर के जाओगे, मतलब सॉरी लोहा मतलब रॉड लेकर के जाओगे और उसके पास में ले जाओगे तो तुम लोग को झटका भी लगेगा, या तुम लोग साइकिल चलाओगे उसके अगल बगल तो तुम लोग को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका एयर इतना आयोनाइज हो जाता है कि वहां पे एक चार्ज का मतलब सर्कुलेशन हो जाता है, जहां पे भी पाथ दिख जाता है वहां पे हम लोग को यहाँ पे ब्लूइश लाइट टाइप से दिखने लगता है, तो वही है कोरोना। इसका अलग टेंशन है, इसको भी घटाने, इसी को तो घटाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं ना, बंडल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग का ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग तीन चार कैटेगरी, मतलब टाइप में डिवाइड किए। सबसे पहले छोटा जो कि शॉर्ट, फिर हम लोग किए तो मीडियम, फिर हम लोग किए तो लॉन्ग। ये हम लोग सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे नहीं किए, डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किए। सर अभी आप बताए कि सर इंटरचेंज किए पोजीशन को, वो क्यों किए? वो बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे इसका जैसे हम क्या बताए, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना सारा चीज। जैसे यहाँ पे इंडक्टेंस है, अगर ये सपोज करो पूरा सीधा चला जाता, एक मिनट, ये सपोज करो पूरा सीधा चला जाता, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू आता 1 मिली हेनरी, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू 2 मिली हेनरी, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू हो सकता है 1.5 मिली हेनरी। तीनों का अलग अलग आया, मतलब पहले तो ये हेनरी पर मीटर में रहेगा, इसको हम लोग पहले किलोमीटर में मल्टीप्लाई किए, तब जाकर के ये इस तरह से मिला। तो ये अलग अलग वैल्यू मिला ना हम लोग को, इसी को हम लोग को अवॉइड करना रहता है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बैलेंस चाहिए ना, सिस्टम तो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी के लिए तीनों का वैल्यू बराबर मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बीच में हम लोग उसको बदल देते हैं उसका रास्ता को, सो दैट कि हम लोग को मतलब उस तरह से मिल पाए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसी में यस सर। जीएमटी रहते हैं ना सर? नहीं जीएमडी तो इसमें आएगा, इंटरचेंज वाला बंडल समझ में नहीं आया सर। जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा गौतम, या फिर तुम म्यूट कर लो, तुम्हारे से ही इको होता है गौतम। यस सर, चेक करवा लेंगे। हाँ म्यूट कर लो पहले तुम अभी, फिर जैसा होगा मतलब हम तुमको कॉल करके तुम मतलब पूछ लेना। देखो डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही ना, और जीएमडी जीएमआर इसमें आता है बंडल्ड कंडक्टर में, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। यस सर। अब देखो, अब हमारा सिस्टम डिजाइन हो गया, जो भी इफेक्ट आना था वो आ गया, उसको हम लोग ओवरकम भी कर लिए। कोरोना आया उसको हम लोग हटा लिए, स्किन इफेक्ट आया हटा लिए, क्या करने से हट गया ये सारा चीज हम लोग डिसाइड कर लिए। फाइनली हम लोग का सिस्टम जो है बन करके रेडी है। अब हम लोग उसका बिहेवियर देखेंगे। अब तो उसमें भेजेंगे ना, हम लोग तो अभी तक पोल गाड़ रहे थे, टावर गाड़ रहे थे, टावर गाड़ लिए, सारा चीज हो गया। अब हम लोग जो है उसमें सप्लाई देंगे, अब जाएगा तो देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसी के लिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, तो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम लोग अपना नेटवर्क डायग्राम तो बनाएंगे ना इसका, नहीं तो हम लोग कैसे स्टडी कैसे कर पाएंगे इसको। तो हम लोग उसको पहले पेन पेपर में रिप्रेजेंट तो करना बहुत जरूरी है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अपना नेटवर्क बना करके, जो कि 3-4 तरह का होता है, पाई नेटवर्क, टी नेटवर्क, एंड सी नेटवर्क, इस तरह का 3-4 नेटवर्क होता है। उसको हम लोग स्टडी करते हैं इन डिटेल। यहीं पे जरूरत पड़ता है तुम लोग को 2 पोर्ट नेटवर्क का, जो कि नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है। 2 पोर्ट नेटवर्क में भी सारा नहीं, ABCD पैरामीटर। जो पहले से पढ़ लिए हो अच्छी बात है, जो अभी सुन करके आज पढ़ने जाओगे वो भी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ोगे फिर भी क्लास करोगे उसको भी समझ में आएगा। और इस तरह से इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे ना,
कि तुम लोग को लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब इतना टफ चीज इतना इजी में कैसे कन्वर्ट हो गया। और मेरा सिंपल सा सिद्धांत ये रहता है, प्रिंसिपल मेरा ये रहता है कि आंसर हम लोग पहले ले आएंगे, बाकी बीच में हम लोग को एक्टिंग करना रहता है। उसी तरह से इसका डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन तुम लोग निराली बुक में या फिर कहीं पे भी तुम लोग देखना, कोई भी, चाहे फिर वो कोठारी कोठारी बुक होगा, तुम लोग डेरिवेशन देखोगे तो तुम लोग डर जाओगे। बट फाइनल जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा कि मतलब वो मतलब तुम लोग को लगेगा इतना इजी था क्या, बाकी बीच में हम लोग को एक्टिंग करना रहता है। तो ये हो गया स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस। इसी में हम लोग एबीसीडी पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, मतलब नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एबीसीडी पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एबीसीडी पैरामीटर अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो क्या होता है, तो ये हम लोग का वीएस होता है, ये हम लोग का आईएस होता है, ये हम लोग का ईआर होता है। अब बताओ यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में ले रहे थे तो हम लोग माइनस आई आर लेते थे, ऐसे ही लेते थे ना। नेटवर्क में अगर इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में लेंगे और आई आर लेंगे प्लस में। डिफरेंस समझ पा रहे हो? हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, बस हम तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिए सो दैट कि तुम लोग जो है इसको देख पाओ। अगर कोई बुक देखोगे नेटवर्क थ्योरी का तो उसमें इस डायरेक्शन में रहता है, माइनस आई आर लिया जाता है। अगर हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा जिसमें प्लस आई आर लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं, सारा देख लिए, एबीसीडी डिजाइन कर लिए, क्वेश्चन बना लिए कि कैसे क्या हो रहा है, इम्पीडेंस उसका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का लॉन्ग में, शॉर्ट में, मीडियम में। अब यहाँ पे पावर का रूल आता है कि पावर में तो दो तरह का पावर होता है, एक एक्टिव पावर होता है, एक रिएक्टिव पावर होता है। हमारा जो पावर सिस्टम होता है उसमें इंडक्टेंस भी आता है और कैपेसिटर भी आता है। ये दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। यही हमारा जो है सारा खेल को बिगाड़ देता है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, जितना जनरेट हो रहा है उतना हो रहा है, कहीं पे सिर्फ लॉसेस हो रहा है वो भी एक्टिव पावर का लॉसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट जहां पे रिएक्टिव पावर का बात आ जाता है वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इंडक्टर क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है। क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, तो रिएक्टिव पावर को। और कैपेसिटर क्या करता है, तो डिलीवर करता है। क्या चीज को डिलीवर करता है, तो रिएक्टिव पावर को। जहां पे हम रिएक्टिव पावर बोल रहे हैं ना, रिएक्टिव पावर, यहाँ पे तुम लोग समझ लेना लैगिंग का बात हो रहा है, ठीक है। मतलब बस हम हिंट दे रहे हैं कि क्या होता है, सो दैट कि तुम लोग को एकदम ब्लैंक ना रहो तुम लोग कि क्या होता है। रेजिस्टेंस का रिएक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर का कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ एक्टिव पावर पे बात करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर इंडक्टर ज्यादा है तो ये अब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगा, तो हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। अगर कैपेसिटर लगा दिए हैं, कैपेसिटर ज्यादा डिलीवर कर दे रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंडक्टर, इंडक्टर अगर है तो उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटर। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है, जो कि हम लोग मेथड्स ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर कंट्रोल पढ़ते हैं। क्यों ये जरूरी है रिएक्टिव पावर, क्यों एक्टिव पावर को नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि एक्टिव पावर तो जितना जनरेट हो रहा है उतना मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें हम लोग को क्यों पढ़ेंगे, जितना मतलब हम लोग को जनरेट हो रहा है उतना मिल ही जा रहा है। लेकिन रिएक्टिव पावर में दिक्कत क्या होता है, क्यू जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट होता है वोल्टेज से। रिएक्टिव पावर का बढ़ना, वोल्टेज का बढ़ना, इसी के लिए आता है फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट में किसका रोल आएगा? अब ये क्यू बढ़ किसके लिए रहा है, इंडक्टर रहेगा तो बढ़ेगा या कैपेसिटर रहेगा तो बढ़ेगा? ये तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये डिलीवर कर रहा है। इसी के लिए कैपेसिटर का जहां पे इफेक्ट आता है वहां पे रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है। रिएक्टिव पावर जहां पे बढ़ता है वहां पे वोल्टेज बढ़ जाता है। और रिसीविंग एंड का वोल्टेज अगर ज्यादा मिल रहा है सेंडिंग एंड से, इसी को बोलते हैं हम लोग फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। यहां तक हम लोग का कहानी हो जाता है खत्म ट्रांसमिशन का। अब इसके बाद स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये सब कैसे होता है, टाइप्स क्या है इसका, वो हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या क्या होता है, इक्विपमेंट क्या है। फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे, क्या क्या रूल्स हैं जो हमारा सरकार बनाया है घर के लिए या फिर बाहर के लिए। ये अब मेरा सवाल ये है कि जो भी यहाँ पे स्टोरी तुम लोग को बताएं, क्या इतना आसान है पावर सिस्टम की, मतलब उधर से बनाए, ये स्टडी किए, ऐसे भेज दिए? हम लोग तो ओवरहेड ट्रांसमिट कर रहे हैं ना। ओवरहेड में यस क्या सर। होता है, तो बिजली कहीं पे भी गिर सकता है,
कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, कहीं पे पेड़ है वो गिर जाएगा तो तार टूट जाएगा, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? तो यहाँ पे चैप्टर 4 आता है फॉल्ट। मतलब सिंपल सा बात है, अगर 3 फेज है, अगर तीनों वायर टूट गया और जमीन में गिर गया, ट्रिपल LG फॉल्ट। अगर तीनों वायर सट गया आपस में, ट्रिपल L फॉल्ट। अगर एक वायर टूट करके जमीन में गिर गया, LG फॉल्ट। दोनों वायर आपस में सट गए, LL फॉल्ट। हाँ, यहाँ पे L क्या है? तो L का मतलब लाइन होता है और G का मतलब क्या है? तो ग्राउंड होता है। ठीक है, हमारा LG फॉल्ट मतलब एक लाइन जो है वायर टूट गया और गिर गया जमीन में, LG फॉल्ट। दोनों वायर आपस में टच कर गए, LL फॉल्ट। फिर और क्या हो सकता है बताओ? LLG। डबल LG हो सकता है। बस यही सब फॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं तरह तरह का। फिर यहाँ पे बात होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। तो बस यही सब हम लोग बात करते हैं, मतलब अगर फॉल्ट बिजली रिलेटेड। गिरता है तो भी तो फॉल्ट आएगा ना सर? जब तक वायर नहीं टूटा है तब तक उसको हम लोग फॉल्ट नहीं बोलेंगे। जब वायर टूट रहा है या फिर दोनों वायर आपस में टच हो रहा है, तब जाकर के उसको हम लोग फॉल्ट में बोलेंगे। अदरवाइज वो हम लोग का प्रोटेक्शन में आ जाता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्ट का कहानी। हम लोग यही सब डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है चैप्टर 5। क्या? तो सहन शक्ति, जैसे कितना मतलब झेलने का पावर। जैसे मान लो बिजली गिरा, उसको हम लोग कैसे उससे बच पाए, कुछ हुआ उससे हम लोग कैसे बच पाए, सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस हुआ उससे हम लोग कैसे बच पाए, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो सबसे पहले तो देखो, मेंटेनेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? स्विच। स्विच को हम लोग स्विच ना बोल करके फ्यूज बोलते हैं, आइसोलेटर बोलते हैं, डिस्कनेक्टिंग स्विच बोलते हैं। तीनों नाम हम लोग एक ही चीज को मतलब बोल सकते हैं, हालांकि होता अलग अलग है, बट ये काम करता है सर्किट को अलग करने का। ठीक है, आइसोलेटर आइसोलेट करता है, डिस्कनेक्टिंग डिस्कनेक्ट करता है, फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का टर्म आता है लाइटनिंग। बिजली बिजली कड़कने से बचने के लिए हम लोग जब इतना महंगा महंगा चीज लगा रहे हैं तो उसको बचाना भी तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज फ्रिज खरीद के मतलब आज फ्रिज खरीद के लाए घर, कल ही वो उड़ गया, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना। इसी के लिए हम लोग घर में फ्यूज यूज करते हैं, ताकि हमारा अगर कुछ हाई वोल्टेज आ जाए तो पहले फ्यूज उड़े, ना कि फ्रिज। तो फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मतलब लाइटिंग अरेस्टर, हाई सर्ज से बचने के लिए। फिर हम लोग मेजर करने के लिए करंट वोल्टेज कितना मेजर, मतलब कितना करंट कितना वोल्टेज, उसके लिए CTPT। फिर सर्किट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर, मतलब देखो सर्किट को ब्रेक दो चीज करता है, फ्यूज भी करता है, सर्किट ब्रेकर भी करता है। फ्यूज ब्रेक करके खत्म हो जाता है, उसको फिर हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। बट सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ब्रेक भी करता है और उसको मेक भी करता है, मतलब मेक द सर्किट ब्रेक द सर्किट। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का टाइप पढ़ते हैं। जब इतना कुछ पढ़ लेते हैं तब आता है चैप्टर 1। क्या है चैप्टर 1 में? तो जब फॉल्ट हुआ तो क्या डिस्टरबेंस आया, जो झटका लगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिएंट के टाइप से। फिर कैसे हमारा जनरेशन साइड से लोड साइड में पावर जा रहा है, उसी को हम लोग नाम देते हैं लोड फ्लो। और जो हमारा सिस्टम है वो मतलब फुल्ली कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, कंप्यूटर डिजाइंड है, तो फिर हम लोग कंप्यूटर मेथड पढ़ते हैं। तो ये था पावर सिस्टम 2 का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन और समरी, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लास्ट का 10 मिनट बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि एक वीडियो हम यहाँ पे प्ले कर दें, सो दैट कि तुम लोग को एक फील आए कि जो है हमारा पावर सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है, कहाँ जॉब करना चाहिए, ये सब का। ठीक है, Everyone just loved my presentation, and I only spent 30 minutes on research. धरती जैसा है धीरज, शौर्य सूर्य जैसा है मन में, सागर के लहरों सी शक्ति
दृढ़ निश्चय है जीवन में। अवरोध मिटाकर आगे ही बढ़ते जाएंगे, अपने मन प्रण से मिलजुल हर दम को दूर भगाएंगे। हम ऊर्जा शक्ति के ध्वजवाहक, हम है पावर ग्रेड, हम है पावर ग्रेड। अपना स्पष्ट इरादा है, अपना अपने से वादा है। हम नित गौरव गाथा लिखते, हम सबसे ही आगे दिखते। हम सबका दिल है पावर ग्रिड, अपनी हर मंजिल पावर ग्रिड। अपनी मेहनत से शिखर मिला, नवरत्नों में शामिल हुआ। ऊर्जा शक्ति के ध्वजवाहक, हम है पावर ग्रेड, हम है पावर ग्रेड। इस देश की हम रफ्तार बने, हम विद्युत का आधार बने। पहुँचे हम शहरों और गांव तक, पर्वत सहरा से लहरों तक। खेतों में हम, कारखानों में हम, है किसमें हमारे जैसा दम। संघर्षों की अपनी गाथा है, गौरव से ऊंचा माथा है। ऊर्जा शक्ति के ध्वजवाहक, हम है पावर ग्रेड, हम है पावर ग्रेड। हम ऊर्जा शक्ति के ध्वजवाहक, हम है पावर ग्रेड, हम है पावर ग्रेड। आई होप तुम लोग को थोड़ा सा फील आया होगा कि क्या है पावर सिस्टम। यस सर। यस सर, नाइस वीडियो। देखो ये सारा चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, यही सब देख के जो है तुम लोग हर दिन एक बार ये इस टाइप का वीडियो को देखोगे ना, तो तुम लोग को अपने से मतलब अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं यार, मतलब पावर सिस्टम पढ़ना है। क्या करता है पावर सिस्टम, कहाँ से कहाँ तक लाइट को पहुंचा दे रहा है। जो एक एक लाइन बोला है वो सब लाइन को फील करोगे तो ऑटोमेटिक मजा आएगा पावर सिस्टम पढ़ने में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फील फैक्टर। एक बार अगर फील फैक्टर आ गया ना पावर सिस्टम पढ़ने का, तो फिर कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, तो फिर वो टफ लगेगा। बट अगर उसको अपना हॉबी टाइप से बना लोगे कि नहीं यार हमको फ्यूचर में वहां पे जॉब करना है, नहीं हमको वो चीज समझना है, तो फिर कोई भी चीज समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो फटाफट हम लोग 2-3 मिनट यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ बोलो। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होता है? जैसे नहीं, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस वहां पे प्रेजेंट होगा। जैसे लोड है, लोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लॉस तो होता है ना सर, रेजिस्टेंस तो होता है ना जो ट्रांसमिशन लाइन यूज होता है उसमें। हाँ रेजिस्टेंस तो होगा, मतलब वो तो मतलब रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर होगा। बट वोल्टेज कहाँ का वोल्टेज, मतलब देखो ट्रांसमिशन लाइन आई, तुम जो बोल रहे हो वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल्स टू आई आर, यही बोल रहे हो ना? करंट और ये रेजिस्टेंस, तो ये कहाँ का करंट और कहाँ का रेजिस्टेंस? ये जो वायर है, ये तो यहाँ स्टार्टिंग में सपोज करो 2 वायर हम बना देते हैं। यहाँ पे 11 kV और यहाँ पे भी 11 kV सपोज करो एग्जांपल के लिए। तो कहाँ का वोल्टेज और कहाँ का करंट पे ड्रॉप कराना चाह रहे हो तुम? पूरा थ्रू आउट द सिस्टम तो स्टार्टिंग पे वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो एंड पे सेम रहेगा। देखो तुम यहाँ पे कुछ फॉलो मतलब कराना चाह रहे, हाँ ऑब्वियस सा बात है, स्टार्टिंग से एंड में वोल्टेज सेम रहता है ना। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है
यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इसके इधर का अलग होगा, इसके इधर का अलग होगा, बट ये जहां से निकला है और ये जहां पे एंटर कर रहा है, ये तो थ्रू आउट द लाइन सेम वोल्टेज होगा ना। और तुम जो कंसेप्ट लगा रहे हो ये होता है ओम्स लॉ में, और ओम्स लॉ हमारा पावर सिस्टम में खास करके यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओम्स लॉ ये बोलता है कि करंट एंटर कर रहा है जहां पे, उसके अक्रॉस में वोल्टेज होता है V। तब तो यहाँ पे लिखते हैं ना वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। असली में देखो जो ओम्स लॉ होता है वो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। और ये जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं I इज इक्वल्स टू G इंटू V, तब जाकर के यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब। बट अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। अच्छा सॉरी, हम क्या बोल दिए थे? ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा तो सिस्टम कैसे बनेगा यार? ओम्स लॉ तो वैलिड होगा ना। देखो जो तुम कंसेप्ट लगा रहे हो वो कंसेप्ट हमारा लम्प्ड नेटवर्क के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए नहीं है। सिंपल में बोले तो वो होगा। और किसी का कोई डाउट? और कल हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर होगा हाई वोल्टेज का क्यों करते हैं, हाई करंट करने से क्या दिक्कत आएगा, वो सब कल होगा। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर गूगल फॉर्म में तो वो सब्जेक्ट नहीं लिखा है कि पावर सिस्टम या फिर मशीन टू। रिमार्क्स है, अगर तुम कोई एक सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो तो वहां पे रिमार्क्स में सब्जेक्ट का नाम लिख देना, और अगर दोनों लेना चाह रहे हो तो फिर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। और किसी का? हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें या फिर तुम लोग और कुछ बोलोगे अदर टेक्निकल? नो सर, थैंक्स।